आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। माइंड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली बनता है सब्जेक्टिव या फिर आप एमसीक्यू की बात करें, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का अगर हम सिंपल से बात करें कि हम कहते हैं कि हम 3 घंटे तक पढ़े, ठीक है। अब 3 घंटे पढ़े, ठीक है, समझ में आया, बट आपने प्रोडक्टिव काम कितना किया, यानी एक्चुअल उस 3 घंटे में से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी रही, यानी आपने एक्चुअल जो स्टडी है वो कितनी देर पढ़ा। उस 3 घंटे में आपने कितनी बार पेन पेंसिल उठाई होगी, कितनी बार किताबें बंद की होगी, कोई किताब ओपन की होगी, कोई नोट्स ढूंढ रहे होंगे, कुछ लिखा होगा। यानी याद करने वाले की अगर हम बात करें कि उस 3 घंटे में से आपने याद कितनी देर किया है, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्टिविटी, है ना। कितना रिजल्ट्स बाहर दिखाई दे रहा है उसका, कितना याद हुआ है। तो प्रोडक्टिविटी अगर हम इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो पॉइंट ये आता है कि एक सिंपल से अगर हम बात करें कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, क्लियर, चाहे वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे या फिर कंज्यूमर प्रोड्यूस करे, क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी विच इज रिटन हियर। रेट ऑफ प्रोडक्शन और बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, क्लियर। अब इस प्रोडक्टिविटी के लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ता है? हमें पता है कि एक सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये पूरी अर्थ की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, क्लियर। सोलर एनर्जी की बिना कोई भी इकोसिस्टम अर्थ का सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल हम तभी बोलेंगे जब वो एनर्जी को यूज करके उसको कन्वर्ट करेगा। इफ देयर विल बी नो सोलर एनर्जी देन वो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। तो किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शनल और सस्टेन करने के पीछे किसकी रिक्वायरमेंट है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वहाँ सोलर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसी को आपको पूछा जाता है मेनली क्वेश्चन के अंदर कि प्रोडक्टिविटी को किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हो, क्लियर। तो एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले तो हमने कहा कि आप कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, क्लियर। उस प्रोड्यूस बायोमास को या तो आपको वेट की कैटेगरी में भी ले सकते हो या फिर आप एनर्जी की कैटेगरी में भी ले सकते हो। दोनों ही फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्टिविटी को कि कितना ग्राम बायोमास बना, ग्राम कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, मीटर स्क्वायर यानी कितने एरिया में, ईयर यानी कितने टाइम पीरियड में। एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो उसके लिए आपको 3 यहाँ पर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने वेट ले लिया है, फिर आपने टाइम पीरियड ले लिया है, फिर आपने एरिया ले लिया है। अगर आप एनर्जी के फॉर्म में करते हो तो यहाँ किलो कैलोरी ले लेंगे, बाकी चीज़ें सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो गया, फिर आपका किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो गया। ये दोनों चीज़ें सेम ही है, बट डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर वेट को कंसीडर किया है, इसमें एनर्जी को कंसीडर किया। यही फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है। 2 फॉर्म दी हुई है जनरली, तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा पॉइंट है, एमसीक्यू दोनों पे बन सकता है। तो जल्दबाजी में एमसीक्यू को कभी गलत मत करना, अच्छे से पढ़ना कि मीटर स्क्वायर और ईयर पर ईयर है, तो सिंगल ईयर की बात हो रही, ये है प्रोडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोडक्टिविटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका आपका फ्लो चार्ट बनना चाहिए, क्योंकि आगे भी प्रोडक्टिविटी के फर्दर सब टाइप आएंगे, इसलिए आप एक छोटा सा नोट्स बनाते वक्त साइड के अंदर आप एक फ्लो डायग्राम बना देंगे। प्रोडक्टिविटी ली द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी उसको एक्सप्रेस किया, आपने फॉर्मूला लिख दिया। फिर इसके बाद में आपका है कि प्रोडक्टिविटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले इसको हम सिंपल से समझ लेते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सबसे पहला कन्वर्जन करने का काम ही कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करता है। सबसे पहले बायोमास प्रोड्यूस ही कौन करेगा नेचर में, अर्थ पे, दैट इज प्रोड्यूसर्स। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूसर। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे एसोसिएट होगी? प्रोड्यूसर्स पे कौन डिपेंड करते हैं? कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विथ कंज्यूमर्स। यानी अगर मैं समझाऊं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो जो बायोमास प्रोड्यूस हुआ है प्रोड्यूसर लेवल इज कॉल्ड
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोड्यूस एट कंज्यूमर लेवल, सिंपल सा पॉइंट, इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया है, क्लियर है आपको। तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई, आपको समझ में आ गया। प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसर जो फर्स्ट टाइम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर आता है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर्स, कि हाउ कंज्यूमर्स यूज एनर्जी, क्लियर। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देन कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर से हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं, बहुत वही फॉर्मूला के बेस पे। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट लेना है, ये फर्स्ट पॉइंट है, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, क्लियर, पर यूनिट एरिया, ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया। फिर आ गया कितने टाइम पीरियड में, ये आपका ईयर हो गया, बाय अ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एसोसिएट ही किससे किया, प्रोड्यूसर्स, इसलिए यहाँ पर आ गया प्लांट। यानी एक गिवन टाइम पीरियड में, ओवर टाइम पीरियड इन गिवन यूनिट एरिया में प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके कितना बायोमास प्रोड्यूस किया, ये कंसीडर हुआ प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर पॉइंट, क्लियर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अब आपके पास में फ्लो चार्ट में सेकंड पार्ट आया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस में बायोमास प्रोड्यूस किया है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एनपीपी। ग्रॉस यानी टोटल कितना बना है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम बहुत सारी चीजें, वो पूरा टोटल प्रॉफिट तो नहीं होता ना, कोई भी एक बिजनेसमैन है उसका अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से बहुत सारी चीजें उसको निकालनी पड़ती है ना। तो सैलरीज निकालनी पड़ती है अपने यहाँ के एम्प्लॉयज की, बिल्स पे करने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब करने के बाद में जो उसके पास में नेट प्रॉफिट बचता है, वही चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही है ना, कि प्लांट ने टोटल फोटोसिंथेसिस कितना किया, कितना प्रोडक्शन किया, तो वो तो हो गया उसका ग्रॉस। बट उसमें से वो जो प्रोड्यूस उसने बनाया है, उस प्रोड्यूस को वो भी तो कुछ यूज करेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, या और भी अदर लॉसेस जो होते हैं बॉडी के अंदर उसको कंपेंसेट करने के लिए उस प्रोड्यूस को वो खुद भी यूज करेगा। तो अब नेक्स्ट लेवल के लिए क्या बचेगा, तो नेक्स्ट लेवल के लिए बचेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको यहाँ डायग्राम से देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई, क्लियर, एक लीफ ने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन किया कितना, 300 जूल का किया। 300 जूल में से जो 100 जूल है वो तो सेल रेस्पिरेशन में यूज हो गया। सेल रेस्पिरेशन यानी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, खुद के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हीलिंग के लिए। तो उसने 100 जूल तो यूज कर ली। अब बची कितनी उसके पास में, 200 जूल्स, जो आगे ट्रांसफर होगी, यानी प्रोड्यूसर से किसकी तरफ जाएगी, कंज्यूमर की तरफ। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि आउट ऑफ दीज टू, ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कंज्यूमर को कौन सी मिलती है, तो कंज्यूमर्स को मिलती है नेट प्राइमरी productivity. The productivity or the biomass which is available to consumer, that is net primary productivity, क्योंकि जो टोटल बना था उसमें से प्लांट ने खुद ने भी कुछ यूज किया है, अब बचा हुआ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसमिट होगा, तो दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर पॉइंट। अब हम ले रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को समझते, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन खास इसमें से फॉर्म होता है। अब पॉइंट ये आ गया कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस व्हाट, कि प्लांट्स ने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर, ये अभी हमने पढ़ लिया। अब हमने देखा कि एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ दिस जीपीपी जनरली प्लांट्स यूज करते हैं इन रेस्पिरेशन, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्लांट यूज करेंगे, रेस्पिरेशन ही जनरली वर्ड यूज की जाती है क्योंकि यही एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है बॉडी के अंदर। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको अभी हमने यहाँ से पढ़ा, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इट्स एमसीक्यू। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको, ये याद रखना है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, विच व्हाट इज दैट, अवेलेबल बायोमास है। यही बायोमास अवेलेबल है किसके लिए, फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स, उनको यही मिलेगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
यहाँ पर R को रेस्पिरेशन लॉसेस से डिनोट किया गया है। इसी के बेस पे वजह से आपको ये इक्वेशन मिलती है, छोटी सी इक्वेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर की, कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जब उसमें से हम रेस्पिरेशन को माइनस करते हैं तब हमको मिलता है NPP, दैट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड दिस प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स और वी कैन से इट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। क्लियर पॉइंट? यही MCQ है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आपका ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंप्लीट होता है यहाँ से। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की क्या बात करेंगे, क्योंकि आगे जब हमने पढ़ा था तो हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को एसोसिएट किया था कंज्यूमर से। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको क्या करना है, खाली प्रोड्यूसर्स की जगह आपको कंज्यूमर्स प्लेस करना है, यानी कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट एरिया में गिवन ओवर अ टाइम पीरियड, क्लियर, बाय कंज्यूमर्स, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो वही पॉइंट आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ये आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर्स। क्लियर पॉइंट? डेफिनेशन को रिपीट नहीं कर रहे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स किसी भी एरिया की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है अब वो किस पे डिपेंड करेगी, तो क्लियर सा पॉइंट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद प्लांट्स। तो प्लांट की स्पीसीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि वहाँ पर किस टाइप के प्लांट स्पीसीज रहती है। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं कुछ सन लविंग प्लांट्स होते हैं जिनको हमने हेलियोफाइट्स बोला था, ठीक है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, शियोफाइट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं जो हेलियोफाइट्स होते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बहुत हाई होती है, क्योंकि इनकी जो सोलर कैप्चर करने की जो टॉलरेंस रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। लीफ का साइज बहुत छोटा है लेकिन लीफ का जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा है। सियोफाइट्स तो शेड लविंग है, वो तो जनरली अवे फ्रॉम सनलाइट ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो डिपेंड्स प्लांट की स्पीसीज कैसी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है प्लांट्स की, इस पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे तो डिपेंड करेगा ही ऑब्वियसली, कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से होगा। डे लाइट की बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल फैक्टर में, अगर हम लाइट का ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर सॉइल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमने फोटोसिंथेसिस पे बहुत सारे फैक्टर्स की स्टडी की थी कि फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें हमने न्यूट्रिएंट लिया था कि अगर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है, सॉइल जो है डेप्रिव्ड है न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स अनअवेलेबिलिटी है, CO2 की कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो ये सारे फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। और फोटोसिंथेसिस ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर्म करती है, तो अल्टीमेटली अगर फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं होगी। एंड नेक्स्ट आएगा लास्ट इज फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी को आप कैसे समझोगे कि आपने देखा कि C3 प्लांट्स आप पढ़ के आए हैं, C4 प्लांट्स पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली C4 की जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी C3 के कंपैरेटिवली। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेनली 4 के ऊपर डिपेंड करती है, प्लांट की स्पीसीज किस टाइप की है, प्लांट के फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कितनी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और प्लस न्यूट्रिएंट वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन 4 फैक्टर्स के ऊपर प्राइमरीली बेस करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से, अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट कि जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल पूरे साल की बात हो रही है, ईयर की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, ग्रॉस की बात नहीं हो रही है, नेट विच इज अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कंप्लीट बायोस्फीयर की, वो है 170 बिलियन टन्स। ठीक है, याद रखना है ये आपको डेटा, 170 बिलियन टन्स
ड्राई वेट माना है क्योंकि ड्राई वेट जो होता है, जो हमने पढ़ा है कि ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कंपेरेटिवली फ्रेश वेट के, क्योंकि ड्राई वेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होता, उस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का अफेक्ट नहीं होता है। तो ड्राई वेट जनरली एक्यूरेट होता है, इसलिए आपने यहाँ जो प्रोडक्टिविटी ली है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनुअल, दैट इज 170 बिलियन टन्स कंप्लीट बायोस्फीयर की। क्लियर? अब अगर हम जब ओशन की बात करते हैं तो जो ओशन है वो सरफेस का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 70% एरिया ऑक्यूपाई करता है, बट आउट ऑफ 170 उसकी प्रोडक्टिविटी ओनली 55 बिलियन टन है। एरिया है 70%, बट इसकी प्रोडक्टिविटी तो आधे से भी कम है, बहुत कम है, 55 बिलियन टन, और सामने है 170 बिलियन टन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्हाई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि क्यों 70% एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद में भी प्रोडक्टिविटी ओशन की बहुत कम क्यों है। और हमने इसको आगे बोला भी है कि तो मेगा इकोसिस्टम है, तो मेगा इकोसिस्टम है तो प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, बट हाँ एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन अगर हम ओशन की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो तो बहुत कम है। ठीक है, और नीचे जो डेप्थ है, सोलर अवेलेबिलिटी, यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दूसरा वो है सोलर अवेलेबिलिटी। सोलर जो अवेलेबिलिटी है सोलर लाइट की, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, सोलर लाइट के अवेलेबिलिटी। जैसे जैसे हमने देखा है कि जो ओशियन है उसका जो नीचे वाला एरिया, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वो तो डार्क है, वहाँ पर तो सनलाइट पहुँचती ही नहीं है। अगर वहाँ सनलाइट ही नहीं पहुँचेगी तो प्रोडक्शन होगा कैसे, फोटोसिंथेसिस होगा कैसे। हमने पढ़ा है कि वहाँ पर तो सिर्फ रेड एल्गी प्रेजेंट होती है और वही उस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, उसके पास में एडिथिलिन फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके अपना फूड प्रोड्यूस कर सकती है। बट जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ओशन के अंदर डेप्थ में, वहाँ पर आपको धीरे धीरे फ्लोरा जो है वो कम होने लगते हैं, तो सनलाइट अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है आपको जो यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ता है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 170 बिलियन टन्स आपको लिखना है एनुअल, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंप्लीट बायोस्फीयर की बात हुई है, यहाँ पर कंप्लीट बायोस्फीयर की बात हो रही है। उसमें से ओशियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 50 बिलियन टन्स है, और जबकि एरिया कवर कर रहा है 70%। तो क्यों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप स्टार्टिंग ही यहीं से करोगे, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन नहीं तो प्रोडक्टिविटी नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरी फंक्शनल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। टिल टाइम आपका नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले वो मेंशन हो जाने चाहिए। डेफिनेशंस पे खास ध्यान रखना है, इसमें डेफिनेशंस खास पूछी जाती है। सब्जेक्टिव नोट्स तैयार कर देना आप इसमें से, और डीपीपी के क्वेश्चन जैसे जैसे हमने डिस्कस किए वो आप इसमें से अटेम्प्ट करते हुए जाइएगा।